हेलो स्टूडेंट्स। हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉर एनपीओज। एनपीओ के द्वारा जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, उस वही आज हम लोग का टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले क्या है टॉपिक? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अभी हर एक दिन एक नया वीडियो आने वाला है, अपलोड होगा और वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हम लोग आने वाले दिन में सिर्फ इंटर के छात्रों के लिए नहीं, 11th-12th के लिए नहीं, बीकॉम डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 ऐसे हायर क्लास के लिए भी वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। वो हमारा स्ट्रेटेजी में है। और साथ ही साथ अच्छा नोट्स पाने के लिए और भी अच्छे सजेशंस पाने के लिए हरिओम कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट हो चुका है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज दैट अकाउंटिंग सिस्टम which is maintained, which is used by not-for-profit concerns, non-profit concerns। जो नॉट प्रॉफिटेबल कंसर्न्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्विस रेंडरिंग वेलफेयर के लिए जो पर्पस से चलाए जाने वाले, उनके द्वारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग वो क्यों मेंटेन करते हैं? तो those organization create a fund for a specific purpose। वो स्पेशल पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए एक फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड से, उस रिस्पेक्टिव फंड से रिलेटेड कहीं से कोई डोनेशन मिलता है तो उस फंड के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे उसको, और अगर उससे रिलेटेड किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है, पेमेंट होता है, तो दैट इज डेबिटेड। यानी स्टूडेंट्स, आई मीन्स दैट अमाउंट या डोनेशन रिसीव्ड in that specific purpose or fund is credited to that fund account, and payment or expenses made by the NPOs or not-for-profit organizations are debited and are shown on the liability side of balance sheet। उस फंड से रिलेटेड आमदनी किसी भी तरह का हो, डोनेशन मिले या उस पर इंटरेस्ट मिले, कोई भी इनकम जनरेट हो, उसको उस फंड में क्रेडिट करते हैं, यानी ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं उससे। और उस फंड से जिस पर्पस के लिए वह फंड क्रिएट किया गया है, उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है, किसी भी तरह का पेमेंट होता है, तो उस पेमेंट को करने, जितना हम पेमेंट करेंगे उतने अमाउंट को उस फंड अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी डिडक्ट करेंगे। और फाइनली ये जो कोई भी, चूंकि इसका एक अलग एंटिटी होता है, अलग यूनिट होता है फंड, किसी भी एनपीओ के लिए वो सेपरेट इकाई होती है के रूप में इसको मान्यता भी प्राप्त है, लेकिन इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है।
यानी आप समझ गए होंगे कि जो फंड क्रिएट किया जाता है, फंड जो बनाया जाता है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और उससे रिलेटेड इनकम हो या उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, उनका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में न करके उनका ट्रीटमेंट उसी फंड अकाउंट में किया जाता है। यानी उसी फंड के साथ या तो जोड़ना या उनसे घटाना, ये हम लोग करते हैं। आगे आप जानना चाहेंगे ये किस तरह के संस्थाओं द्वारा ये अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये अडॉप्ट किया जाता है। जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज which are run for the welfare of society, like schools, government schools, central universities, state universities, हॉस्पिटल्स, इस तरह के जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट नॉट प्रॉफिटेबल जो एजेंसीज हैं, उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। और कुछ जो नॉन गवर्नमेंट हैं, जो गैर सरकारी हैं लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल हैं, वो सेवा भाव से जो चलते हैं, कल्याणार्थ चलते हैं, समाज के नीडी पीपल को सर्व करने के लिए चलते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल होगा, उसमें और भी ट्रस्ट होगा, हॉस्पिटल होगा, इस तरह के जो और भी किसी भी तरह का लाइब्रेरी होगा, कोई भी धार्मिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी कमिटी होगी, ऐसे जो नॉन गवर्नमेंट जो एनपीओज हैं, उनके द्वारा भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। इनका फीचर क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो मेन फीचर है, वो मेन फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? पहला कि हर एक पर्पस के लिए अलग अलग एक फंड, सेपरेट फंड क्रिएट किया जाता है, सेपरेट फंड क्रिएट किया जाता है और हर एक फंड को एक सेपरेट यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है और इसी के आधार पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा इनका है कि यदि कोई एनपीओ है, कोई नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो कहीं से फंड रिसीव करती है अमाउंट डोनेशन के रूप में, या कहीं से भी कोई रिसीव करती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, और उसके खर्च पर, उसके व्यय करने पर, उसको पेमेंट करने पर किसी भी तरह का लीगल रेस्ट्रिक्शन यदि है, तो इसके लिए उसको रेस्ट्रिक्टेड फंड क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड फंड इज क्रिएटेड। और ये जो फंड के पैसा होता है ना, द अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक फंड या डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक फंड टुगेदर विथ इट्स इनकम, इसके आमदनी के साथ कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर पर्पस अदर देन फॉर विच इट हैज बीन क्रिएटेड। जिसके लिए ये बनाया गया है उसके अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए इसका अमाउंट यूज नहीं किया जा सकता है। इसका अमाउंट यूज नहीं किया जा सकता है दूसरे पर्पस के लिए। इसीलिए कहा जाता है
कि अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स आर यूज्ड निर्देशानुसार, ये निर्देशानुसार एज पर इंस्ट्रक्शन बाय डोनर, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, निर्देशानुसार। यदि आपका कोई नॉट फॉर प्रॉफिटेबल स्कूल चलाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अगर कोई एनुअल फंक्शन हो रहा हो, वहां अपने किसी मिनिस्टर को, किसी बड़े नेता को, एमएलए एमपी को आप चीफ गेस्ट के रूप में अगर इनवाइट किए, उन्हीं को उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर बैठाए, तो उनसे पहले भी सेटिंग हो जाता है कि आप थोड़ा आज यहाँ कुछ हम लोग के लिए डोनेट कर दीजिएगा या एक कोई फंड दे दीजिएगा, आपको मुख्य अतिथि बनाएंगे हम लोग, थोड़ा मान सम्मान, चादर वादर थोड़ा भी उड़ा दिए, थोड़ा फूल गुलदस्ता बढ़िया से कराए, उनके साथ आए हुए अमचे चमचे को भी थोड़ा खुश कर दिए। तो वो खुश होकर के मान लो 5 लाख का डोनेशन दिए कि भाई इसमें एक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साइंस ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने 5 लाख अपने निजी फंड से या सांसद फंड से या एमएलए फंड से मैं दिया। तो उस फंड का जो साइंस ब्लॉक बनने के नाम पर जो डोनेशन आपको रिसीव्ड हुआ है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। इसीलिए कहा जाता है कि उनका यूज, उनका उपयोग निर्देशानुसार न कि इच्छा अनुसार किया जाता है। ये फीचर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। बंदरबाट नहीं कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते उसको। और तीसरा है कि नॉर्मली फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड ओनली बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं जनरली। अब हम लोग जानेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाए जाते हैं। अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने की, मुझे उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इनका क्या उद्देश्य होता है। फिर भी कुछ और स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लें कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन करने का एक मुख्य जो उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट का कंपैरिजन हम लोग बजटरी प्रोविजंस से करें। जब हम लोग बजट बनाए हैं, जो बजट में जो हम लोगों ने प्रोविजंस किए थे, उनका कंपैरिजन एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ करने में ये इट हेल्प्स, ये मदद करता है। फिर ये देखने के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है कि नियमों का अनुपालन, कानूनों का अनुपालन सही सही किया जा रहा है या नहीं। और इसका एक और मेन उद्देश्य जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, वो ये है कि ये सुनिश्चित करना, टू इंश्योर दैट या इंश्योर अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रिसीव्ड। जो फंड रिसीव्ड हुआ है, कहीं से डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए कि क्या वह उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है जिसके लिए वह प्राप्त हुआ है।
यानी अमाउंट ऑफ फंड्स इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस या इन दैट पर्पस फॉर विच इट हैज बीन रिसिव्ड। जिसके लिए मिला है, जिसके लिए फंड क्रिएट किया गया है, उसी में इसका अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टू इंश्योर दिस इट इज नेसेसरी टू मेंटेन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये हो गया। अभी आप जानना चाहेंगे कि सर ये फंड होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से फंड, कितने तरह के फंड हम लोग मेंटेन करते हैं। क्या फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई अकेला कोई फंड है? नहीं, फंड तो बहुत है। उनको हम लोग कैटेगरी वाइज थोड़ा देख लेंगे। फंड्स में पहला तो रेवेन्यू फंड्स है और फंड्स। एक रेवेन्यू फंड्स होता है और दूसरा स्पेसिफिक और स्पेशल फंड्स होता है। तो इसमें एक होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड, ये रेवेन्यू फंड्स में आता है। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स रेवेन्यू फंड में आता है। और दूसरा अनरेस्ट्रिक्टेड, अप्रतिबंधित। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स ये रेवेन्यू फंड्स में आता है। स्पेशल फंड्स में क्या क्या आता है? और जैसे फिक्स्ड एसेट्स फंड, फिक्स्ड एसेट्स फंड, फिक्स्ड एसेट्स फंड्स। और आता है आपका इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, डेप्ट फंड या लोन फंड, डेप्ट और लोन फंड। इतने फंड्स के टाइप्स जनरली हैं जो यूज किए जाते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? रेस्ट्रिक्टेड फंड आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में कई बार अभी हम चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में कि रेस्ट्रिक्टेड फंड्स आर दोज फंड्स, ये वैसे फंड्स हैं जिनमें प्राप्त राशि, इन विच द अमाउंट रिसीव्ड इन विच आर यूज्ड only for that purpose for which this fund has been created। जिसके लिए ये फंड क्रिएट किया गया है, सिर्फ इसका अमाउंट उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और दूसरे तरह का किसी भी जनरल पर्पस के लिए इसका अमाउंट यूज नहीं किया जा सकता है। और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड में ठीक इसका उल्टा, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसमें जो प्राप्त डोनेशंस हैं, दान हैं या प्राप्त जहां से भी और भी राशि है, उसका उपयोग, उसका यूटिलाइजेशन हम आवश्यकता अनुसार किसी भी तरह के जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। यानी अमाउंट received in unrestricted funds can be used for general purposes। ये जनरल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट फंड। ये स्पेशली फिक्स्ड एसेट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स लगाने के लिए, परचेज करने के लिए इस फंड को जनरेट किया जाता है। जैसे बिल्डिंग फंड, पेवेलियन कंस्ट्रक्शन फंड, बाउंड्री वॉल फंड,
व्हीकल्स फंड, सॉरी, आज मेरी आवाज़ के चलते थोड़ी व्यवधान उत्पन्न हो रही है, आपको भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन और ऐसे जो एग्जामिनेशन हॉल कंस्ट्रक्शन फंड, साइंस ब्लॉक फंड निर्माण करने के लिए, तो ऐसे कोई अलग विशेष प्रकार का भवन निर्माण हो, कोई वाहन खरीदने के लिए हो, यानी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए अगर हो तो उसको फिक्स्ड एसेट्स फंड हम लोग कहते हैं। और इंडोमेंट फंड ये कहाँ से क्रिएट होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसको समर्पित फंड कोष भी कहते हैं, समर्पित, जो समर्पण भाव से दिया हुआ हो। ये इंडोमेंट फंड जनरली इट क्रिएटेड बाय रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं, धार्मिक ट्रस्ट होते हैं, और कोई धार्मिक न्यास परिषद होता है, या और भी जो टेम्पल के लिए हों, ऐसे गुरुद्वारा के लिए हों, तो या कोई भी धार्मिक संस्था है वो ये करते हैं। इसमें कहाँ से आता है फंड? या तो लीगेसी से आता है इसमें फंड, या गिफ्ट के रूप में दे दिया जाता है। बहुत लोग हैं, धनी लोग, बहुत दौलत वाले लोग हैं जो समाज की सेवा तो करना चाहते हैं, उनके पास धन है, धन लगाना चाहते हैं, समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है, वो अपने तन से सेवा नहीं कर सकते, मन है और धन है, तो वैसे लोगों से धन प्राप्त करके वो अपने धन को गिफ्ट के रूप में वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं, और वह ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इंडोमेंट फंड क्रिएट करके या लीगेसी से, वसीयत के रूप में पूर्वजों से जो मिला हुआ धन है उससे इंडोमेंट फंड क्रिएट किया जाता है। और इसका जो उपयोग है ध्यान रखना है कि इसका जो मूल राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो मेन जो दौलत है मुख्य रूप से, जैसे वसीयत के रूप में कोई बिल्डिंग मिल गई, बहुत बड़ा लैंड प्लॉट मिल गया, तो ये सभी लैंड प्लॉट, बिल्डिंग या कोई और भी वसीयत के रूप में मिल गई, गिफ्ट के रूप में कोई मिल गया, तो वह वैसे का वैसे रहता है, इंस्टेंट रहता है, वो उसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन उसके उपयोग से या उसके इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग होता है, आय होती है, उसका उपयोग हम लोग सोशल वेलफेयर में, समाज कल्याण में, या फॉर सर्विंग द नीडी पीपल ऑफ सोसाइटी के लिए यूज किया जाता है। इसका जो मूलधन है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है इसमें का, वो वैसे का वैसे रहती। डेप्ट और लोन फंड, ये जनरली जो है ना गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा ये फंड क्रिएट किया जाता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वह अपने एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को और अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स के लिए लोन देने के लिए एक फंड क्रिएट करता है कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ी, उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक असाध्य रोग से ग्रसित हो गए, या स्टूडेंट्स कोई वैसे घर से आता हो जो यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई करने में असमर्थ हो, तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एकदम रियायती दर पर, बिल्कुल कंसेशनल रेट पर लोन देने की व्यवस्था करते हैं वैसे संस्थाएं, और वे इस तरह की ये फंड क्रिएट करती हैं। अब इनका जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। जैसे अकाउंटिंग, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उससे यह क्लियर हुआ कि जनरली
ये स्पेशल पर्पस के लिए कहीं से धन प्राप्त किया जाता है, उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, वही फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो टूर्नामेंट फंड क्रिएट करेगा, मैच फंड क्रिएट करेगा, प्राइज फंड क्रिएट करेगा, ऐसा फंड क्रिएट कर सकता है। कोई हॉस्पिटल चल रहा है तो वह मेडिसिन फंड क्रिएट करेगा, और भी इस तरह के अलग अलग जैसी जो संस्थाएं हैं वो अपने नेचर के अनुसार, जैसी उनकी प्रकृति होगी उसके अनुसार वो फंड क्रिएट करती हैं। तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा हम लोग उस पर नजर डालेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे हम कोई मैच फंड है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्टिंग क्लब है, और वो मैच फंड अलग से बनाया है। तो मैच फंड अगर बनाया है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। मान लिया कि फंड में रिसीव्ड है, अपने पास ओपनिंग बैलेंस है फंड का, कुछ ओपनिंग बैलेंस है फंड का, ओपनिंग बैलेंस है फंड का 40,000 रुपये, 40,000 है ओपनिंग बैलेंस। और डोनेशन हुआ, डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच, डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच 20,000, ऐसे है। या रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स है, मैच हो रहा है तो उसके टिकट से प्राप्त हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, 5,000 रुपये का, 5,000 का वो टिकट भी बेच ली संस्था। और मैच का एक्सपेंस जो हुआ, मैच कराने में खर्च जो हुआ, मैच एक्सपेंस जो टोटल हुआ 50,000 रुपये का हुआ, 50,000 खर्च हुआ। इसका ट्रीटमेंट कैसे, मान लीजिए इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल का मैच फंड का जो बैलेंस बचा हुआ था वो 40,000 था, और ड्यूरिंग दिस ईयर यानी करेंट ईयर के दौरान डोनेशन रिसीव्ड हुआ मैच फंड के लिए 20,000 का। 20,000 डोनेशन कहीं से प्राप्त हुआ कि भाई मैच करवाना है, कोई भी नेता लीडर सेठ को पकड़े कि भाई हम लोग मैच कराने जा रहे हैं, टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, उसके लिए कोई आप दान कीजिए। तो 20,000 रुपये, 20,000 आया। फिर अब मैच करा रहे हैं, अगर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अच्छी टीमें आ रही हैं तो आप टिकट का सेलिंग भी कर सकते हैं। तो टिकट सेल करने से भी 5,000 रुपये आया। और मैच जब हो रहा है तो टीम आ रही है, अलग अलग मूड मिजाज के प्लेयर्स आएंगे। कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम इस होटल में नहीं रुकेंगे भाई, हम 3 स्टार 5 स्टार होटल में रुकेंगे, और डेली हम थोड़ा बहुत ऐसा भी लेंगे, वो भी चलेगा, थोड़ा ये सब साधारण खाना वाना नहीं, बिल्कुल फोर्टिफाइड सारा हाइजीनिक पर ध्यान दीजिए, भोजन वोजन पे। तो उनको फिर, और उसमें खर्च है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टीम बाहर की जो टीम आएगी उसके प्लेयर्स को। फिर अगर परमानेंट पेवेलियन है तो कोई बात नहीं है ग्राउंड में,
नहीं तो टेम्पररी पेवेलियन आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, वहाँ और भी साजो सज्जा के सामान लगाने होंगे, कमेंट्री बॉक्स बनाना होगा, कमेंटेटर को प्रोफेशनल कमेंटेटर अगर बुलाएंगे तो उसको देना होगा, और फिर वो अगर मैच के दौरान बीच बीच में उनको ग्लूकोज, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी देना होगा, ये सब है ना, तो उसमें खर्च भी है जाने, और उनको हो सकता है टीए भी देना पड़े, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देना पड़े, ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़े, तो इन सबों में खर्च मिला करके 50,000 हुआ। तो इनका हम कहाँ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मैच फंड। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड कितना है? 40,000। इसमें ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे? अब डोनेशन रिसीव्ड हुआ तो फंड हमारा इंक्रीज करेगा ना, बढ़ेगा ना, तो डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच विल बी एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस, यानी डोनेशन रिसीव्ड 20,000 एड। अब रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, टिकट का सेलिंग से जो प्राप्त हुआ वो भी तो फंड को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, तो इट विल ऑल्सो बी एडेड, इसको भी ऐड करेंगे सेल ऑफ टिकट्स करके, सेल ऑफ टिकट्स 5,000 का। तो अब हमारे पास टोटल जो मैच फंड हो गया वो कितने का हो गया? 65,000 का हो गया। हमारे पास अवेलेबल फंड्स फॉर मैच, यानी मैच फंड में अवेलेबल बैलेंस कितना है हमारे पास? 65,000 है। अब पेमेंट भी करना है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है इसके एक्सपेंस को, खास करके वैसे एक्सपेंस, दोज एक्सपेंस आर नॉट डेबिटेड और शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर विच द स्पेशल फंड हैज बीन क्रिएटेड, जिसके लिए अलग से स्पेशल फंड क्रिएट कर लिया गया है, उसको वैसे एक्सपेंस या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। तो मैच एक्सपेंस को हम लोग क्या कर लेंगे? लेस करेंगे, घटा लेंगे इसमें से। मैच एक्सपेंस कितना हुआ है? 50,000 हुआ है। अभी भी फंड में बच रहा है या जितना फंड था उससे ज़्यादा एक्सपेंस हम लोग कर चुके हैं? तो देखने से पता चल रहा है कि फंड में भी रिमेनिंग है, बच रहा है कितना? 15,000, 15,000 बच रहा है। और यही 15,000, दिस अमाउंट इज टू बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये अमाउंट क्या निकलेगा? ये अमाउंट टू बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये अमाउंट दिखाया जाएगा। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। अब अगर कभी थोड़ा एडवर्स केस आ सकता है बच्चों, कभी इसके एडवर्स केस आ सकता है, क्या आ सकता है इसका एडवर्स केस? कि मान लो कभी आया कि 65,000 हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है मैच फंड में अवेलेबल बैलेंस 65,000 है, लेकिन एक्सपेंस अगर हम कर दिए थोड़ा
फुटानीबाज नखरेबाज अगर प्लेयर्स आ गए, थोड़ा उनके पीछे खर्च अधिक करना पड़ा, तो हमारे पास, और जिस दिन टूर्नामेंट मैच हो रहा था उस दिन तक हमारे पास फंड में उतना पैसा नहीं आ पाया, ज़्यादा करना पड़ा खर्च। तो मान लीजिए कि खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया 70,000 रुपये का, 70,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया इनके जगह पर। तब क्या करेंगे? अगर 70,000 हमारे पास अवेलेबल है कितना मैच फंड में, 65,000, लेकिन अगर एक्सपेंस हो गया हमारा 70,000, तब क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा इनका? तो यहां माइनस करेंगे मैच एक्सपेंस 70,000, निगेटिव बैलेंस आ रहा है ना फंड में। अब फंड हमारे पास है ही नहीं, तो कितना निगेटिव आ रहा है? 5,000 निगेटिव आ रहा है, 5,000 निगेटिव आ रहा है। इसको कहाँ दिखाएंगे? इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्या? नहीं, बैलेंस शीट में जब अवेलेबल फंड रहेगा, रिमेनिंग बैलेंस रहेगा, तब ही दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड के, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। लेकिन अगर निगेटिव आ रहा है उसका बैलेंस, यानी जितना हमारे पास फंड में अवेलेबल बैलेंस था और मैनेजर लोग, मैच आयोजक मंडल के जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, वो इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि ताते पाँव पसारिए जाते लंबी सौर, यानी पैर उतना ही पसारिए जितनी लंबी चादर है, और नहीं तो फिर फाड़ना पड़ेगा, फटेगा चादर। तो यहाँ वही हुआ, अवेलेबल फंड था 65,000, 65,000, खर्च हो गया 70,000। तो ये 5,000 कहाँ दिखाया जाएगा? ये अमाउंट टू बी shown on expenditure side of income and expenditure account, income and expenditure account। अगर कब, जब अवेलेबल फंड से एक्सपेंस उस पर्पस में ज़्यादा हो जाएगा, अधिक एक्सेस एक्सपेंस हो जाएगा, तब वो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा, जो निगेटिव बैलेंस आएगा, उसको हम लोग बैलेंस शीट में ना दिखा करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। ये वहाँ से कंपनसेट किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इस पे आधारित एक दो और प्रॉब्लम, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके आपको बतलाऊंगा, ताकि बाकी के भी जो डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।